हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम करने वाले हैं कलाम एकेडमी का जो चतुर्थ श्रेणी का मॉडल पेपर नंबर 2 है वो हम सॉल्व करने वाले हैं और उसके आंसर देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो इसमें आपके जो 4 नंबर पे दे रखा है देशांतरी स्थिति, ये राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करती है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, निम्नलिखित में से राजस्थान की जलवायु के संदर्भ में असत्य कथन है, यानी कि निम्न कथनों में से असत्य कथन देखा जाए तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर है वो 3 सही रहने वाला है। यानी कि उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थल में दैनिक मासिक एवं वार्षिक तापांतर निम्न पाया जाता है। ये है वो असत्य कथन है अभी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 3 है वो सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, मावट वर्षा का संबंध है। तो मावट वर्षा का संबंध है अभी पश्चिमी विक्षोभ से, यानी कि पश्चिम की ओर से जो शीत ऋतु में बारिश होती है उसे हम मावट के नाम से भी जानते हैं, आम्र वर्षा के नाम से भी जानते हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जानते हैं, क्योंकि ये रबी की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना फ़ायदेमंद होती है। इसलिए इसे अमृत वर्षा भी कहते हैं, क्योंकि ये गेहूँ वगैरह की फसलें होती है रबी के अंदर, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। इसलिए मावट वर्षा का संबंध जो है वो पश्चिमी विक्षोभ से। एंड क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3 है वो सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, निम्नलिखित में से राजस्थान का आर्द्र जिला कौन सा है। तो राजस्थान का आर्द्र जिला इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वो सही रहने वाला है। झालावाड़ जो है वो राजस्थान का सबसे आर्द्र जिलों में आता है। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, राजस्थान की जलवायु वर्गीकरण के संदर्भ में असुमेलित युग्म कौन सा है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। जो उप आर्द्र जलवायु प्रदेश जो कोटा के संबंध में दे रखा है वो कोटा नहीं है, उप आर्द्र में नहीं आता, इसे अति आर्द्र में अति आर्द्र वाले क्षेत्रों में कोटा को काउंट किया जाता है भाई। इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन नंबर 2 जो है वह असुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है, राजस्थान में मानसून का प्रत्यावर्तन की अवधि कौन सी है। यानी कि मानसून के वापस जाने का समय जो है वो कौन सी अवधि में आता है। तो वो आपके रहने वाला है भाई अक्टूबर से दिसंबर का जो समय होता है वो मानसून के प्रत्यावर्तन का समय रहता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 4 है वो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, कोपेन CWG के जलवायु प्रदेश राजस्थान के किन क्षेत्रों में पाया जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपके सही रहेगा कि कोपेन ने CWG का जो वर्गीकरण किया उसके अंतर्गत अलवर, भरतपुर, जयपुर और टोंक जिलों को शामिल किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा शुष्क क्षेत्र और अर्ध शुष्क क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित करती है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही रहने वाला है। यानी कि शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों को अलग करने वाली जो वर्षा रेखा है वो 25 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये इस तरफ जैसलमेर साइड में है और जैसलमेर के यहाँ से एक निकलती है वो 25 सेंटीमीटर वाली रेखा। तो इसका इस साइड वाला क्षेत्र आता है अर्ध शुष्क में और इसके इस साइड रहता है वो आता है शुष्क के अंदर। ठीक है ना भाई। तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपके सही रहने वाला है, 25 सेंटीमीटर रेखा। 9 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, जून जुलाई माह में कौन से जिले में सबसे कम धूल भरी आंधियाँ चलती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 3 आपके सही रहने वाला है। यानी कि झालावाड़ के अंदर जो है वो सबसे कम धूल भरी आंधियाँ चलती है, क्योंकि ये सबसे आर्द्र जिला है तो वहाँ पे धूल वगैरह तो उड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसलिए धूल भरी आंधियाँ सबसे कम देखा जाए तो झालावाड़ में है, तो ये ध्यान रखना भाई। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 3 आपके सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, सुमेलित कीजिए। तो इसमें सुमेलित कीजिए, इसमें आपके एडवर्ड सागर देखा जाए तो एडवर्ड सागर आपके आ जाएगा भाई डूंगरपुर के अंदर, यानी कि डूंगरपुर। क्वेश्चन यानी कि ए है वो 4 से मिल जाएगा। तो ए 4 कौन कौन से में, तो ए 3 में भी है और 4 में भी है। ठीक है, बाकी इन दोनों काट दो। फिर आते हैं कि भाई जैत सागर। तो जैत सागर को अगर देखा जाए
तो जैत सागर आपके आता है बूंदी के अंदर, जैत सागर आ जाएगा बूंदी में, और गढ़सीसर आ जाएगा आपके जैसलमेर के अंदर, और हिमावास आ जाएगा पाली में, यानी कि डी के अंदर एक, तो इसमें भी डी में एक है, और गढ़सीसर आ गया आपके जैसलमेर में, यानी कि सी में दो कौन सा था, ये है भाई। इनकी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 3 है वो आपके सही रहने वाला है भाई। एडवर्ड सागर आ गया डूंगरपुर में, जैत सागर आ गया बूंदी में, गढ़सीसर आ गया आपकी जैसलमेर में, और हिमावास आ गया पाली के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये तो भाई बहुत ही बेसिक सवाल है कि पालर पानी जो है वो कौन से पानी के लिए हम यूज़ करते हैं। तो वर्षा का जो पानी आता है उसे हम पालर पानी कहते हैं कि ये तो पालर पानी यानी कि सबसे मीठा पानी माना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है वो आपके सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 4 है वो सही रहने वाला है भाई, पालर पानी यानी कि वर्षा का पानी। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है गलत युग्म है, यानी कि गलत युग्म का पहचान करनी है इसमें। तो इसका आपके ऑप्शन नंबर 1 ही गलत दे रखा है, यानी कि नवलखा जो है बावड़ी वो टोंक में नहीं है। चांद बावड़ी दौसा में है, बिल्कुल सही है। पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ है, तो ये भी जयपुर में, बिल्कुल सही है। बिरखा बावड़ी कहाँ है, तो जोधपुर के अंदर है। बाकी नवलखा जो बावड़ी है वो आपके यहाँ पे स्थित नहीं है, इसलिए ये आपके गलत हो जाएगा। तो 12 का ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है निम्न में से कौन से शहर को सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 3 आपके सही हो जाएगा, क्योंकि सिटी ऑफ स्टेप वेल्स बूंदी को कहा जाता है, क्योंकि बूंदी के अंदर बहुत सारी बावड़ियाँ हैं, इसलिए इनको स्टेप वेल्स यानी बावड़ी, इसलिए सिटी ऑफ स्टेप वेल्स यानी कि बूंदी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित जल भंडार वाले विकास खंडों की संख्या कितनी है, यानी कि सुरक्षित जल भंडार वाले विकास खंडों की संख्या अगर देखा जाए वो भी रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग, तो इसमें आपके रहने वाला है 38, यानी कि 38 जल खंड जो है वो सुरक्षित भंडार वाले उस आंकड़ों के अंदर देखा जाए तो वो शामिल है भाई 38। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, निम्नलिखित में से कौन सी जल संरक्षण विधि 15वीं शताब्दी में जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, यानी कि खड़ीन की जो जल संरक्षण विधि है वो पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई थी, वो 15वीं शताब्दी के अंदर। खड़ीन का मतलब है जैसे 2 बालू का स्तूप है यहाँ पे और ऐसे, तो बारिश के कारण जो यहाँ पे जल इकट्ठा हो रहा था वो ये इनका उपयोग है वो कृषि के लिए करते थे और जानवरों के पानी पीने के लिए भी करते थे। तो ये खड़ीन की जो जल संरक्षण विधि है वो पालीवाल ब्राह्मण द्वारा शुरू की गई थी और 15वीं शताब्दी के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है वर्षा जल संरक्षण करने वाला रानीसर टाँका कहाँ स्थित है, यानी कि रानीसर टाँका है वो आपके कहाँ पे स्थित रहने वाला है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाएगा। रानीसर तालाब है वो आपके जोधपुर के अंदर है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आता है राजस्थान की निम्न नदियों में से अरब सागर के अफवाह तंत्र का हिस्सा कौन सी नदी है। तो अरब सागर में अगर देखा जाए तो कौन सी नदी है वो अरब सागर में जाती है, तो क्यों ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके तीसरी जो है वो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा, यानी कि लूनी भी जाती है और साबरमती भी गुजरात से होते जाती है आगे, और बनास नदी नहीं जाती है भाई, बनास जाती है बंगाल की खाड़ी में, चंबल में मिलती है, चंबल आगे यमुना मिलती है और यमुना आगे गंगा मिलती है, गंगा आगे बंगाल की खाड़ी में मिलती है, और एक जाखम नदी है वो भी मिलती है अपने अरब सागर के अंदर। तो 3 नदियाँ लूनी, साबरमती और जाखम नदियाँ जो है वो अरब सागर में मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा 17 का। 18 नंबर क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाएगा, यानी कि बनास तो सहायक नदी बाण गंगा इसकी सहायक नदी नहीं रहने वाली है। बाकी काली सिंध की परवन नदी है, चंबल की मेज है, माही की सोम है, सोम जाखम, और ये वाली नदी इसमें बाण गंगा जो है वो इसकी सहायक नदी नहीं रहने वाली है अभी। क्वेश्चन नंबर 19 आता है भीमलत जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है, यानी कि भीमलत जो झरना है जलप्रपात है वो कौन से ज़िले में स्थित है। तो 19 का ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा,
यानी कि भीमलत है वो बूंदी के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा, निम्नलिखित में से किस नदी को वरा या फिर वालसारी के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 4 है वो आपके सही रहने वाला है कि रूपा रेल जो नदी है उसे वरा नदी भी कहते हैं, लासवरी नदी भी कहते हैं, तो इन नामों से इसको जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। तो इसमें भी असुमेलित युग्म के बारे में पूछा गया है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 है वो आपके सही रहेगा कि कावोद जो है वो बाड़मेर में नहीं है, कावोद झील है वो जैसलमेर के अंदर स्थित है भाई। बाकी ताल छापर है वो चूरू में, बिल्कुल सही है। बाप झील है वो फड़ौदी में, बिल्कुल सही है। लूण करणसर है वो बीकानेर में, बिल्कुल सही है। लेकिन कावोद जो है वो आपके जैसलमेर में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर 1 है वो असुमेलित है। 22 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, अन्ना सागर झील के विषय में निम्न में से कौन सा कथन है वो सत्य कथन है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर है वो 3 है वो सही होने वाला है कि पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया था, बिल्कुल सही है। अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया था। और क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक जल प्रवाह की नहीं है। यानी कि आंतरिक जल प्रवाह की नदी कौन सी नहीं है। तो इसमें आपके आ जाएगा 23 में ऑप्शन नंबर 4 है वो, यानी कि आहू नदी जो है वो आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। आंतरिक प्रवाह का मतलब है जो राजस्थान के अंदर ही बह करके कहीं ना कहीं लुप्त हो जाए तो वो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कहलाती है। लेकिन कुछ नदियाँ हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाती है, तो कुछ है वो अरब सागर में जाती है। लेकिन कुछ नदियाँ हैं जो राजस्थान में ही रहती है, बस थोड़ी देर निकलती है और थोड़ी देर आगे जाके लुप्त हो जाती है, तो वो होती है आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। लेकिन इसमें से जो आहू नदी है वो है वो आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। बाकी साबी है वो आंतरिक प्रवाह है, मेंथा भी आंतरिक प्रवाह है, रूपा रेल नदी भी आंतरिक प्रवाह की नदियाँ है। तो 23 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस झील का क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है। तो कौन सी झील है जिसका क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है, यानी कि धीरे धीरे ये गायब होने की स्थिति में आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर जो है वो आपके 3 सही हो जाएगा। ताल छापर झील जो है वो चूरू के अंदर वो है वो इसका क्षेत्रफल धीरे धीरे संकुचित हो रहा है, यानी कि 24 का ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में नदियाँ दे रखी है और उनका संगम स्थल दे रखा है, जो कि इसमें आपको असुमेलित है उसको अलग करना है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर है वो 1 सही हो जाएगा कि जो बनास, बेड़च और मिनाल नदियाँ हैं वो नाथ द्वारा में नहीं मिलती है, और माही, सोम, जाखम ये बिल्कुल डूंगरपुर के अंदर मिलती है। रामेश्वर के अंदर बेणेश्वर धाम जो है वो इन नदियों के ऊपर स्थित है, संगम पर स्थित है। और चंबल बनास देखा जाए तो ये रामेश्वर घाट सोईमाधोपुर में मिलती है। बनास, डाई और खारी नदी देखा जाए तो ये राजमहल, टोंक में मिलती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपके असुमेलित है भाई। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान की नदियों का अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम है इसका मतलब है कि जो सबसे ज़्यादा जल उपलब्धता वाली है वो सबसे पहले आएगी, उसके बाद उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो इस क्रम में कौन सी नदियाँ देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर 2 है वो आपके सही रहने वाला है, यानी कि चंबल नदी सबसे ज़्यादा जल उपलब्धता वाली नदी है, उसके बाद बनास है, उसके बाद माई है, उसके बाद लूणी नदी है। तो 26 का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 27, लूणी नदी में जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। लूणी नदी आज की अगर वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा गंदी स्थिति में है भाई। तो इसका प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। तो इसका आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर 2, यानी कि वस्त्रों की रंगई और छपाई जो इकाइयाँ हैं उनका जो गंदा पानी आता है वो लूणी नदी के अंदर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से लूणी नदी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखी है भाई। यानी कि अब लूणी नदी एक नाला बन चुकी है, ये देख लो आप, बहुत ही गंदा नाला बन चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर 2 है वो सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 28 दे रखा है, जल महल स्थित है। यानी कि जल महल कहाँ पे स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मानसागर झील के अंदर जल महल स्थित है। यानी कि 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 है वो एकदम सही रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर
29 दे रखा है, राजस्थान में तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है, यानी कि कौन से जिले के अंदर तालाब की सहायता से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा भीलवाड़ा, यानी कि भीलवाड़ा के अंदर आज भी देखा जाए तालाब की सहायता से कृषि की जाती है। और क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है, निम्न में से राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्र के प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है। यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि निम्न में से राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्र के प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है। तो इसमें आपके आ जाएगा भाई क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 4, यानी कि श्री गंगानगर जो एरिया आता है वो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सिंचित वाला जिला रहता है। यानी कि यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर से ही सारी कृषि होती है, तो इसको आप कह सकते हो गंगानगर। यानी कि अन्न का कटोरा भी कहते हैं गंगानगर हनुमानगढ़ को, क्यों गेहूँ सर्वाधिक होता है, चावल भी सर्वाधिक ही होता है वहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से राजस्थान के नहरों से सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। अब देख लो, पहला पूछा था कि सर्वाधिक सिंचित वाला, तो वो तो हो गया गंगानगर। अब पूछ रहा है कि नहरों से सर्वाधिक सिंचित वाला जिला कौन सा है, तो वो आपके आ जाएगा 31 में ऑप्शन नंबर 1, यानी कि हनुमानगढ़ जिला जो है वो इन सारे जिलों में देखा जाए तो सर्वाधिक नहरों से सिंचित जिले में आते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 आपके सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 32 दे रखा है, निम्नलिखित में से भांगड़ा नागल परियोजना के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर 1 है वो आपके सही रहेगा, कि इसमें दे रखा है कि ये परियोजना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो ये बिल्कुल गलत है, इनकी संयुक्त परियोजना नहीं है। बाकी इस परियोजना का निर्माण है वो मार्च 1948 में हुआ, बिल्कुल सही है। और राजस्थान को इससे 15.22% हिस्सा प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। भांगड़ा नागल परियोजना में सतलज नदी पर भांगड़ा व नागल स्थानों पर बांध बनाए गए, बिल्कुल सही है। तो 3 ऑप्शन सही रहने वाला, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपके गलत रहने वाला है भाई। तो 32 का ऑप्शन नंबर 1। 33 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से चंबल परियोजना का कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है। तो राजस्थान चंबल परियोजना के ऊपर 4 बांध बने हुए, कोटा बैराज, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। लेकिन एक बांध जो है वो राजस्थान में नहीं है, वो एमपी के अंदर है, तो वो आ जाएगा आपके गांधी सागर बांध। यानी कि 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 है वो सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 34 दे रखा है, माही बजाज सागर संयुक्त परियोजना है। तो माही बजाज सागर जो परियोजना है वो किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो माही आपको पता ही है किसकी है, तो इसमें आपके आने वाला है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान और गुजरात के संयुक्त परियोजना है वो माही बजाज सागर परियोजना है भाई। और माही नदी आपको पता है एकमात्र नदी है जो दक्षिण से ही प्रवेश करती है और दक्षिण में ही वापस गायब हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। तो बांध दे रखे हैं और उस बांध के ऊपर कौन सी नदी पे बांध बना हुआ है वो नदी दे रखी है, इसमें असुमेलित को छाटना था। तो 32 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि कागदी पिकअप बांध जो है वो चंबल नदी पर है, ये गलत है भाई। और जाखम बांध है वो जाखम नदी पर, बिल्कुल सही है। बंद बारेटा गंभीर नदी पर, बिल्कुल सही है। हेमावास जो बांध है वो बांडी नदी पर है, बिल्कुल सही है। लेकिन कागदी पिकअप है वो चंबल नदी पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 आता है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संदर्भ में असत्य कथन है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संदर्भ में असत्य कथन इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कि इस नहर की जो रूपरेखा है वो अभियंता कंवर सेन ने बनाई है। रूपरेखा 1958 में सिंचाई अभियंता कंवर सेन द्वारा बनाई गई थी, ये ऑप्शन है असत्य रहने वाला है। यानी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर 1, इसे राजस्थान की मरगुंगा कहते हैं, जीवन रेखा कहते हैं, बिल्कुल सही है। और प्रथम चरण में हरिबेराज से लेकर हनुमानगढ़ के माँ सीतावाली तक 204 किलोमीटर लंबा राजस्थान फीडर का निर्माण किया गया, बिल्कुल सही है। और द्वितीय चरण में बीकानेर पुंगल से जैसलमेर के मोहनगढ़ तक 256 किलोमीटर की लंबाई में मुख्य नहर निर्माण है, बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 है वो गलत रहने वाला है।
जो ये कंवर सेन थे ये गंग नहर से थे, इंदिरा गांधी नहर से संबंधित नहीं है भाई। तो 36 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 दे रखा है, पन्ना लाल बारूपाल नहर द्वारा लाभान्वित जिला युग्म है, यानी कि पन्ना लाल बारूपाल जो नहर है उससे कौन से जिले हैं उस लाभान्वित होते हैं। तो 37 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 2 है वो आपके सही हो जाएगा, यानी कि पन्ना लाल बारूपाल नहर द्वारा बीकानेर और नागौर जिले वो लाभान्वित होते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 38 दे रखा है, निम्न में से पांचना बांध कौन से जिले में स्थित है। तो 38 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि पांचना बांध है वो करौली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39 दे रखा है, निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म है। तो सुमेलित युग्म यानी कि 39 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाएगा कि सावन भादो जो है वो कोटा के अंदर है, ये सुमेलित है। भाई अनाज परियोजना जयपुर गलत है, बांकली सिरोही गलत है, लासी जोसा गलत है। तो सुमेलित युग्म केवल और केवल इसके अंदर एक ही रहने वाला है कि सावन भादो जो बांध सिंचाई परियोजना है वो आपके सावन भादो कोटा में रहने वाली है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 39 देखो, 39 में 1 हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिला समूह में न्यूनतम ग्रामीण एवं नगरीय लिंगानुपात अंकित किया गया है। तो इसमें आपको 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा कि न्यूनतम जो ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात अंकित किया गया वो धौलपुर और जैसलमेर के अंदर किया गया। ग्रामीण में देखा जाए धौलपुर और नगरीय में देखा जाए तो जैसलमेर, क्योंकि जैसलमेर में भाई नगर तो है ही नहीं इतना बड़ा कि ज़्यादा हो जाए लिंगानुपात, तो ये दोनों न्यूनतम लिंगानुपात के अंदर आते हैं। तो 40 का ऑप्शन नंबर 2। 41 निम्न में से 2011 की जनगणना है। तो 2011 की जनगणना जो है वो कौन से क्रम की रहने वाली है। तो इसमें आपके आ जाएगा भाई 41 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 15वीं राष्ट्रीय जनगणना है। क्वेश्चन नंबर 42 दे रखा है, निम्नलिखित में से 2011 के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो 2011 की जनगणना जो कि 15वीं जनगणना थी उसके अनुसार राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना रहने वाला है। तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर के दायरे में देखा जाए तो आपको 200 व्यक्ति मिलेंगे। तो ये है राजस्थान का जनघनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 43 दे रखा है आपको कि राजस्थान के निम्नांकित में से किस जिले में साक्षरता दर है वो सबसे कम है, यानी कि सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, कि कौन से जिले के अंदर सबसे कम लोग पढ़े हुए हैं। तो वो आपके आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जालोर के अंदर सबसे कम लोग पढ़े हुए हैं, यानी कि जालोर की साक्षरता दर है वो सबसे कम रहने वाली है। लेकिन सरकारी जॉब सर्वाधिक नागू जालोर वाले ही ले रहे हैं भाई। साक्षरता दर भले ही कम हो लेकिन सरकारी जॉब का डंका है वहाँ पे। देखा ही होगा आपने कितने ऐसे ही बने जालोर से। तो क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से न्यूनतम शिशु यानी कि 0 से लेकर 6 वर्ष वाला शिशु न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, यानी कि 0 से लेकर 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उसमें न्यूनतम कौन से ज़िले के अंदर आते हैं। तो वो आपके रहेगा 44 में 1, यानी कि सीकर के अंदर आपके सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला ज़िला है भाई, यानी कि सीकर में शिशुओं की संख्या बहुत ही कम है भाई। क्वेश्चन नंबर 45 आ रखा है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिले में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है, यानी कि कौन से ज़िले में महिलाएं सर्वाधिक पढ़ी लिखी है। तो इसमें आपके 45 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि कोटा जो जिला है वहाँ पे महिला साक्षरता है वो सर्वाधिक रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 46 दे रखा है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के औसत लिंगानुपात से अधिक लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या है, यानी कि राजस्थान का जो एवरेज लिंगानुपात है उससे अधिक लिंगानुपात वाले ज़िले कितने हैं। तो 46 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा
यानी कि 18 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान के एवरेज लिंगानुपात से भी अधिक लिंगानुपात रखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 47 देखो, निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित सही कथन है। तो इसमें आपके 47 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। यानी कि 1, 2 और 3 कथन दे रखे हैं, वो तीनों के तीनों सही है। अभी कि पुरुष साक्षरता है वो 79.2% है, बिल्कुल सही है। औसत दशकीय वृद्धि दर है वो 21.31% है। से सर्वाधिक नज़दीक दशकीय वृद्धि वाला जिला भरतपुर है, ठीक है। राजस्थान में भारत की जनसंख्या का 5.67% भाग है। तो ये तीनों के तीनों जो दे रखे हैं कथन वो सत्य कथन है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 है वो आपके सही रहेगा, 1, 2 व 3। क्वेश्चन नंबर 48 दे रखा है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में बाल लिंगानुपात है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो बाल लिंगानुपात रहने वाला है 888, यानी कि 888 बाल लिंगानुपात 2011 के जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 49 देखो, दिल्ली बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे डैश 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 जिले से नहीं गुजरता है। यानी कि दिल्ली और वडोदरा जो फील्ड एक्सप्रेसवे है वो राजस्थान के कौन से ज़िले से, इनमें जो दे रखे हैं उनमें से कौन से ज़िले से नहीं गुजरता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जयपुर से वो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे नहीं गुजरता है। बाकी अलवर से गुजरता है, एनसीआर के अंदर आता है अलवर, दौसा से गुजरता है, कोटा से भी गुजरता है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 देखो, निम्नलिखित में से नाल हवाई अड्डा स्थित है। तो नाल हवाई अड्डा जो है वो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि बीकानेर के अंदर स्थित है। तो ध्यान रखना, नाल हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो बीकानेर के अंदर स्थित है। निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे छोटा नया राष्ट्रीय राजमार्ग है। सबसे छोटा भी है और नया राष्ट्रीय राजमार्ग भी है। तो 51 के अंदर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि नेशनल हाईवे 919 जो दे रखा है वो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग भी है और सबसे नया राष्ट्रीय राजमार्ग भी रहने वाला है। 51 का 1। 52 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान में पहली रेल चलाई गई है। यानी कि राजस्थान में पहली रेल कब चलाई गई है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, यानी कि 1874 के अंदर राजस्थान में पहली बार रेल चलाई गई थी। तो 52 का ऑप्शन नंबर 3। 53 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन से जिले से स्वर्णिम चतुर्भुज नहीं गुजरता है। यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज जो बनता है सड़कों के द्वारा वो राजस्थान के कौन से ज़िले से नहीं गुजरता है। तो 53 का हो जाएगा 1, यानी कि राजसमंद से नहीं गुजरता है, लेकिन अलवर से गुजरता है, उदयपुर से भी गुजरता है, भीलवाड़ा से भी निकलता है ये, लेकिन राजसमंद ज़िले से ये नहीं गुजरता है। तो 53 का ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई है। यानी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जो योजना है वो कब शुरू की गई। तो 54 का ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाएगा, यानी कि 25 दिसंबर 2000 के अंदर शुरू की गई थी। तो 54 का ऑप्शन नंबर 1। 55, काजरी की स्थापना कब की गई। तो काजरी की स्थापना की गई भाई 1959 के अंदर। तो काजरी की स्थापना कब की गई, 1959, यानी कि 55 का ऑप्शन नंबर 1 है वो सही रहने वाला है। 56 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, त्रिकाल का संबंध है। यानी कि त्रिकाल किसे कहते हैं। तो भाई त्रिकाल का मतलब है ऐसा काल जब चारा, भोजन और जल तीनों की कमी होती है, उसे त्रिकाल कहते हैं। यानी कि कई बार हम देखते हैं कि भाई बारिश नहीं होती है तो ठीक है, उसमें थोड़ा सा चारे की दिक्कत आती है या थोड़ी सी खाने की दिक्कत आती है, तो वो हो गया काल। लेकिन त्रिकाल का मतलब है कि इस काल में चारे की भी दिक्कत रहेगी, भोजन की भी दिक्कत रहेगी और जल की भी दिक्कत रहने वाली है। तो जब ये तीनों की कमी महसूस हो और तीनों की आपूर्ति नहीं की जा रही हो, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि ये त्रिकाल है। भाई क्या है इसमें, त्रिकाल। तो त्रिकाल यानी कि 56 का ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहने वाला है। त्रिकाल का संबंध चारा, भोजन व जल की कमी। क्वेश्चन नंबर 57 दे रखा है, राजस्थान में आपदा प्रबंधन
एवं सहायता विभाग का गठन किया गया। आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग का गठन कब किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपके, यानी कि 2003 के अंदर है वो आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग का गठन किया गया। तो 57 का ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 दे रखा है, राजस्थान में सूखा एवं अकाल का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक होता है? तो वही सूखा और अकाल का प्रभाव कहाँ सर्वाधिक होगा? जहाँ वर्षा कम होती है, और वर्षा सर्वाधिक सबसे कम कहाँ होती है? पश्चिमी मरुस्थल में सबसे कम वर्षा होती है। तो 58 का ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा कि सर्वाधिक सूखा और अकाल का प्रभाव कहाँ पड़ता है? तो पश्चिमी मरुस्थल के अंदर, यानी कि जैसलमेर, थोड़ा सा बाड़मेर वाला एरिया और थोड़ा बीकानेर वाला एरिया जो आता है, वहाँ पे सूखा और अकाल का प्रभाव रहता है। 58 का 4। 59 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो मरुस्थलीकरण के कारण सर्वाधिक जो उत्तरदायी कारक बनता है वो आपका है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि अनियंत्रित पशुचारण। अनियंत्रित पशुचारण मतलब इसमें पशुओं के चारण के कारण जो पेड़ पौधों की कटाई हो रही है उसके कारण है वो मरुस्थल आगे से आगे बढ़ रहा है। तो इनमें से अगर देखा जाए ऑप्शन 4 ऑप्शनों में से, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहने वाला है भाई। 59 में ऑप्शन नंबर 1। 60 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए किस नहर के निकट हरित पट्टिका का विकास किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर 1 आपके सही रहने वाला है, यानी कि जो इंदिरा गांधी नहर है इसके साइड में देखा जाए तो एक हरित पट्टिका का निर्माण किया जा रहा है ताकि मरुस्थलीकरण का विकास है वो प्रसार है वो कम हो। ताकि हरित पट्टिका होगी तो वहाँ पेड़ पौधे लगेंगे, और पेड़ पौधे लग जाएंगे तो वहाँ से आगे धूल उड़ के जाएगी नहीं, इसलिए 60 का ऑप्शन नंबर 1 आपके सही रहने वाला है। हाँ तो भाई क्वेश्चन नंबर 61 देखो, राम को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए, यानी कि उसको कितने अंक प्राप्त हुए। तो पहली बात तो इसमें दे रखा है देखो 36% अंक प्राप्त करने थे और उसने किए कितने? 24% अंक प्राप्त किए, और 9 अंकों से क्या हो गया? अनुत्तीर्ण। यानी कि आप देखा जाए तो 24 और 36 में कितना अंतर है भाई? तो 6 और 6 12, यानी कि 12% जो है वो आपके 9 के बराबर रहने वाला है। तो इसका 1% निकाल लो और पूर्णांक की संख्या अपने आप 100 से गुणा कर दो, तो इसमें आ जाएगा मान, यानी कि इसका जो 61 का ऑप्शन नंबर रहने वाला वो 1 सही रहने वाला है, यानी कि 75। जब आप इसे सॉल्व करोगे इस तरह से तो इसका मान आ जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 62 दे रखा है देखो कि तेल के कर में 20% की वृद्धि कर दी गई है। वृद्धि के कारण खपत में 20% की कमी हो गई। इस प्रकार खर्च में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी? तो 62 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाएगा, यानी कि 4% की आपके कमी रहने वाली है। तो 20% की वृद्धि कर दी और खपत के अंदर भी 20% की कमी हो गई। तो इस प्रकार कितनी प्रतिशत कमी या वृद्धि हुई है? तो 4% की कमी महसूस हुई है। तो 62 का ऑप्शन नंबर हो गया 1। 63 नंबर क्वेश्चन दे रखा है देखो, एक कक्षा में 40% विद्यार्थी भारतीय है और 50% लड़कियां हैं। यदि भारतीय विद्यार्थियों का 25% लड़कियां हैं तो गैर भारतीय विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत लड़के हैं? तो क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर आपके 1 सही हो जाएगा, यानी कि 33.33% रहने वाला है वो है वो गैर भारतीय विद्यार्थियों में लड़कों का प्रतिशत रहेगा 33.33%। क्वेश्चन नंबर 64 देखो, x का 40% 12.8 हो तो x का मान ज्ञात करो। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 32। तो x का 40% यानी कि 40 से गुणा कर दो भाई, बराबर हो जाएगा 12.8। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 32। क्वेश्चन नंबर 65, 50 का कितने प्रतिशत 2 सही 1/4 प्लस 1/4 है? तो 65 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा कि ये 50 का 5% रहने वाला है। तो कितना हो जाएगा? 5%। अब देखो क्वेश्चन नंबर 67, 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुए। चुनाव में डाले गए कुल मतों का 35% मत प्राप्त करके
एक उम्मीदवार 15,000 मतों से हार गया। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले हैं? तो देखो भाई, इसने देखो 35% अंक प्राप्त किए और इतने प्राप्त करने के बाद भी वो 15,000 मतों से हार गया था और 35% इसने प्राप्त किए, तो सोचो कि उसने कितने प्राप्त किए होंगे? 65%। और जीत के लिए कितने चाहिए? 51%। तो ऊपर वाले जो ये अंतर दे रखा है वो 35 और ये 51, यानी कि 35 में से 65 घटा दोगे, जो डिफरेंस आएगा वो इन 15,000 के बराबर करके आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। यानी कि 67 का ऑप्शन नंबर जो 2 है वो सही रहने वाला है। यानी कि 32,500 जो वोट थे वो कुल मत थे। तो 67 का ऑप्शन नंबर 2। 67 नंबर क्वेश्चन देखो, 64 का कितने प्रतिशत 8 है? तो 64 का कितने प्रतिशत 8 होगा? तो 12.5% है वो 8 रहने वाला है। यानी कि 64 को 8 है वो कितना प्रतिशत? 8 64 में भाग दे दो, 8/64 गुणा 100 करोगे तो आपको मिल जाएगा कि 8 है वो 64 का कितना प्रतिशत है। क्योंकि प्रतिशत अगर आप ज्ञात कर रहे हो तो आपको 100 से गुणा करना होता है, और प्रतिशत को अगर भाग में बदल रहे हो तो 1/100 से गुणा, प्रतिशत को अगर आप संख्या में बदल रहे हो तो 1/100 से गुणा करना है, और संख्या को प्रतिशत में बदल रहे हो तो आपको 100 से गुणा करना है। तो 67 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 12.5%। क्वेश्चन नंबर 68 देखो, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है? यानी कि 68 का ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा कि जो ए की बी की ऊंचाई है वो ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है? तो 25% है वो अधिक रहने वाली है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 69 देखो, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है और इसमें कितने ग्राम चीनी मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए? तो क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके 3, यानी कि 60 ग्राम चीनी अगर और मिला दोगे तो इसमें चीनी का प्रतिशत है वो 50 चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखो भाई, एक वस्तु 10% लाभ से विक्रय मूल्य 330 रुपये पर बेची जाती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहने वाला है? तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इसका क्रय मूल्य रहेगा वो 300 रुपये है भाई। कितना हो जाएगा? 300 रुपये। क्वेश्चन नंबर 71 देखो, यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो 71 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा कि इसमें 25% है वो लाभ होने वाला है, क्योंकि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है वो 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो कितना हो जाए? 25% लाभ होने वाला है। तो 71 का ऑप्शन नंबर 4। 72 नंबर क्वेश्चन देखो, तो निम्न में से कौन सा कथन है वो सत्य है? तो इसमें आपके रहने वाला है कि छूट बराबर क्या होता है? तो वो आपके रहेगा अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, कि आपने अंकित कितना किया और फिर बेचा कितने में, तो जो बीच वाला डिफरेंस है वो आपके आ जाएगा छूट, कि आपने इतने की छूट की है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा 72 के अंदर, सॉरी। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 73 दे रखा है, राम ने एक रेडियो 5% हानि पर बेचा, यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% लाभ होता, तो रेडियो का क्रय मूल्य कितना रहने वाला है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा 1, यानी कि रेडियो का क्रय मूल्य रहने वाला है वो 80 रुपये, सॉरी 800 रुपये रहने वाला है अभी। क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 74 देखो आप, कुछ आम 1 रुपये के 8 की दर से खरीद कर 1 रुपये के 10 की दर से बेचे गए तो कितने प्रतिशत की हानि हुई है? यानी कि क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि अगर उसने 1 रुपये के 8 की दर से खरीद कर 1 रुपये के 10 की दर से बेचे तो 20% की हानि होने वाली है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 75 दे रखा है, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है
यदि एक वस्तु को बेचने पर 20% लाभ और दूसरी वस्तु को बेचने पर 20% की हानि हो तो संपूर्ण व्यापार में लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। तो इसमें संपूर्ण व्यापार के अंदर अगर लाभ और हानि देखी जाए तो 75 के अंदर आपको 4% की हानि मिलने वाली है, यानी कि संपूर्ण जो व्यापार हुआ है इसमें 4% का लॉस होने वाला है भाई। ठीक है, 75 का ऑप्शन नंबर 2 है वो सही रहेगा। 76 क्वेश्चन नंबर 76 दे रखा है, 18 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों में भू सर्वेक्षण हेतु चलाए जा रहे नक्शा कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो नक्शा कार्यक्रम का शुभारंभ 18 फरवरी को किया गया और रायसेन मध्य प्रदेश से किया गया था। क्वेश्चन हाँ तो भाई क्वेश्चन नंबर देखो 77 कि हाल ही में आयुष मंत्रालय द्वारा चलाए गए सत्वारी अभियान का संबंध है। तो सत्वारी अभियान यानी कि 77 का ऑप्शन नंबर 1 सही रहने वाला है कि सत्वारी जो अभियान है वो औषधीय पौधों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए चलाया जा रहा है। तो आयुष मंत्रालय है तो भाई औषधियों से संबंधित ही होगा, तो औषधीय पौधों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सत्वारी अभियान शुरू किया गया। तो 77 का ऑप्शन नंबर 1। 78 देखो, भारत मिस्र के संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? यानी कि भारत और संयुक्त सैन्य अभ्यास का जो साइक्लोन अभ्यास है वो हाल ही में कहाँ पे किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर 2 है वो सही होगा, यानी कि भारत और मिस्र की जो सेनाओं ने अभ्यास किया है साइक्लोन वो बीकानेर के अंदर किया गया है। ठीक है भाई, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि साइक्लोन जो युद्ध अभ्यास है वो किन दो देशों के बीच होता है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, भारत और मिस्र के संयुक्त सैन्य अभ्यास है भाई। क्वेश्चन नंबर 79, हाल ही में किसे देश का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था? तो हाल ही में किसे देश का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ज्ञानेश कुमार जो है वो अभी हाल ही में मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखो, 38वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपके तीनों ही ऑप्शन सही रहने वाला है, यानी कि 80 में पॉइंट नंबर 4 है वो सही रहेगा कि इनका आयोजन उत्तराखंड की मेज़बानी में किया गया, बिल्कुल सही है। इनका शुभंकर जो है वो मौली है भाई। तो 38वें खेलों का आयोजन उत्तराखंड की मेज़बानी में किया गया, इसका शुभंकर जो है वो मौली है। और इस खेल में राजस्थान पदक तालिका में 15वें स्थान पर रहा है। तो राजस्थान कौन से स्थान पर रहा भाई? 15वां स्थान है वो राजस्थान का था, तो राजस्थान भी 15वें स्थान पर था। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 तीनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखो, आयुष मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2025 हेतु राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार प्रदान किया गया? यानी कि आयुष मंत्रालय द्वारा 2025 में राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद जो अवार्ड दिया गया वो किन किन को दिया गया? तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा, यानी कि ताराचंद जी को दिया गया और माया उनियाल को दिया गया और समीर गोविंद जमदग्नि को भी दिया गया। तो इसमें तारा शर्मा, उनियाल और गोविंद सर को, इन तीनों को ये ऑप्शन ये अवार्ड दिया गया है, राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार। फिर देखो क्वेश्चन नंबर हाँ तो भाई क्वेश्चन नंबर 82 देखो, वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन योजना के तहत चुने गए पर्यटन स्थलों के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि त्रिपुरा सुंदरी जो है वो डूंगरपुर के अंदर स्थित नहीं है भाई। तो 82 का ऑप्शन नंबर 1। बाकी रणकपुर मंदिर पाली के अंदर बिल्कुल सही है, श्रीनाथ जी मंदिर राजसमंद नाथद्वारा के अंदर बिल्कुल सही है, लोअरगल धाम जो है वो झुंझुनू के अंदर है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है वो गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखो, राजस्थान रोजगार नीति 2025 के क्रियान्वयन हेतु गठित विवेकानंद रोजगार सहायता कोष के लिए निर्धारित राशि है। तो भाई राजस्थान रोजगार देने की नीतियों के लिए एक कोष बनाया गया कि विवेकानंद रोजगार सहायता कोष, तो उसके तहत कितना बजट रखा गया? तो वो आपके आ जाएगा 500 करोड़ का बजट रखा गया। तो क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखो,
मरु महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो चारों सी का ऑप्शन आ जाएगा 3, यानी कि मरु महोत्सव जो 25 है इसका आयोजन है वो जैसलमेर के अंदर किया गया। तो देखो थार महोत्सव अगर पूछे तो वो आपके आएगा बाड़मेर के अंदर, लेकिन मरु महोत्सव पूछे तो वो आपके आ जाएगा जैसलमेर के अंदर। तो ये ध्यान रखना भाई। 84 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 85 देखो, राज्य बजट 2025-26 के अंतर्गत लोक गायकों व संगीतकारों हेतु गौरी देवी कला केंद्र की स्थापना कहाँ की जानी प्रस्तावित हुई है? 2025-26 का बजट है, इसके अंदर बोला गया है कि जो गायक कलाकार और लोक कलाकार है उनके लिए गौरी देवी कला केंद्र की स्थापना की जाएगी, जो कि आपके बीकानेर के अंदर की जाएगी। ये प्रस्तावित हो चुका है भाई। तो किस क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 86 देखो, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? एक होता है तद्भव, एक होता है तत्सम, यानी कि जो दूसरी लैंग्वेज से सेम टू सेम शब्द ले लिए गए उन्हें तत्सम कहते हैं, और हमारी भाषा में आते आते वो चेंज हो गए उन्हें तद्भव कहते हैं। तो विवाह शब्द जो है वो सेम टू सेम लिया गया है, तो तत्सम है। कौन सा शब्द है तत्सम है? तो विवाह शब्द जो है वो तत्सम शब्द है, बाकी सब तद्भव शब्द है भाई। तो 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो बिजली जो है वो तद्भव शब्द है, इनकी ऑप्शन नंबर 1। तो 87 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा कि बिजली है वो तद्भव शब्द है, बाकी शुष्क, वर्षा, होलिका ये सारे के सारे तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से देशज शब्द नहीं है? तो देशज शब्द नहीं है, यानी कि हमारे देश का शब्द नहीं है, तो वो कौन सा आ जाएगा भाई? इसमें आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो मकड़ी है वो देशज शब्द नहीं है, वो बाहर का शब्द है, विदेशी शब्द है। बाकी ठिठेरा देशज है, माला, चुटकी ये सारे देशज शब्द दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 89 देखो, औरत किस भाषा का शब्द है? तो औरत आपके आ जाएगा भाई देखो ऑप्शन नंबर 2, यानी कि औरत है वो अरबी भाषा का शब्द है। तो ये ध्यान रखना, औरत शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है भाई। क्वेश्चन नंबर 90 देखो, इनमें से तत्सम शब्द नहीं है, यानी कि कौन सा शब्द है वो तत्सम नहीं है? तो वो आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि घड़ी जो है वो तत्सम शब्द नहीं है। बाकी तिलक है वो तत्सम है, किरण तत्सम है, अवतार है वो तत्सम है, लेकिन घड़ी शब्द है वो तत्सम नहीं है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 91 देखो, किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है? यानी कि कौन से विकल्प के सभी शब्द है वो तद्भव है? तो इसका आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि कपूर, आसरा और कान ये तीनों शब्द है वो तद्भव है भाई। क्वेश्चन नंबर 92 देखो, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द है? तो इसमें विदेशी शब्द जो होगा वो कारीगर होगा भाई। जो हम आम बोलचाल में बोलते हैं ना कारीगर, तो वो एक विदेशी शब्द है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। बोल हम रहे लेकिन ये विदेशों से आया हुआ शब्द है। लेकिन चबाना, बालूका और पगड़ी ये सारे हमारे यहाँ देशी शब्द है, और कारीगर हो गया इसका विदेशी शब्द, यानी कि क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर 4 है वो सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 93 देखो, इनमें से तद्भव शब्द नहीं है, यानी कि 93 में आपको बताना है कि इसमें से तद्भव शब्द नहीं है। तो इसका आपके ऑप्शन नंबर आ जाएगा 2, यानी कि जो गणित लिखा हुआ है ये तद्भव शब्द नहीं है भाई, ये दूसरा शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर 2 है वो आपके सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखो, शुद्ध वाक्य छांटिए कि इनमें से कौन सा जो वाक्य है वो शुद्ध है? तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ये एकांकी बहुत अच्छा है, नहीं ये एकांकी बहुत अच्छी है, क्योंकि एकांकी है वो स्त्रीलिंग है भाई, इसलिए एकांकी में अच्छा नहीं अच्छी आता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 95 देखो कि अशुद्ध वाक्य छांटिए कि निम्न में से कौन सा जो वाक्य है वो अशुद्ध है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की। तो ये ऑप्शन है वो गलत है भाई, ये अशुद्ध वाक्य है। तो क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 96 देखो,
निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य नहीं है। तो कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है वो आपको छांटना था। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो है वो शुद्ध नहीं है, यानी कि पानी पीकर नाम पूछना निरर्थक है। पानी पीकर नाम पूछना निरर्थक है, ये वाक्य अशुद्ध है भाई। और क्वेश्चन नंबर 97 देखो कि शुद्ध वाक्य को छांटिए। तो 97 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 है वो शुद्ध है, कि तुम वास्तव में चतुर हो। कि तुम वास्तव में चतुर हो, ये आपका वाक्य है वो सही रहने वाला है। तो 97 का ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 98 देखो, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कि वह पाँव से जूता निकाल रहा है। तो ये है वो अशुद्ध वाक्य है कि पाँव से जूता निकाल रहा है, ये क्या हो जाएगा, गलत ऑप्शन है भाई। क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 99 देखो, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि कृष्ण ने कंस का वध किया। तो ये वाक्य जो है वो अशुद्ध रहने वाला है। तो 99 का ऑप्शन नंबर 3 है वो अशुद्ध है भाई। क्वेश्चन नंबर 100 देखो, अशुद्ध वाक्य को छांटिए, कि कौन सा वाक्य है वो अशुद्ध है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि राष्ट्रपति ने पुरस्कार भेंट किए, ये है वो आपके ऑप्शन वाक्य है वो गलत रहने वाला है। तो 100 का ऑप्शन नंबर 1। 101 देखो, शुद्ध वाक्य को छांटिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही, कि इसके बाद क्या होगा। ये जो वाक्य दे रखा है ये बिल्कुल शुद्ध दे रखा है। तो 101 का ऑप्शन नंबर 2। 102 नंबर क्वेश्चन देखो, अशुद्ध वाक्य को छांटिए। तो 102 में आ जाएगा आपके 4 नंबर ऑप्शन। तो हवा ठंडी चल रही है, ये बिल्कुल अशुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 102 का ऑप्शन नंबर 4 है वो अशुद्ध रहने वाला है भाई। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 103, किस विकल्प में उन्तावाचक तदित प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय और तदित प्रत्यय के अंदर भी कौन सा प्रत्यय, तो उन्तावाचक प्रत्यय नहीं है, तो वो आपको बताना है। तो 103 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जो कि उन्तावाचक तदित प्रत्यय नहीं है भाई। मंडली, घंटी और पहाड़ी, इन सब के अंदर उन्तावाचक तदित प्रत्यय आता है, लेकिन जानकी शब्द के अंदर उन्तावाचक तदित प्रत्यय नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखो, अन्य प्रत्यय से रहित शब्द है, यानी कि अन्य प्रत्यय से रहित शब्द कौन सा है। तो इसमें देखो पाणिनीय, तो पाणी प्लस अन्य हो गया, पाणी प्लस अन्य नहीं होगा, पाणिन प्लस ई हो गया इसके अंदर। बाकी दर्शन प्लस अन्य, और मानन प्लस ई है माननीय, स्मरण प्लस ई है स्मरणीय। लेकिन पाणिनि के अंदर ये पाणिनीय जो दे रखा है ये आपका गलत होगा। इसमें पाणिनि प्लस ये प्रत्यय आएगा, लेकिन अन्य प्रत्यय इसमें नहीं है। तो 104 का ऑप्शन नंबर 1 है वो सही रहेगा, कि ये जो पाणिनीय लिखा हुआ है ये अन्य प्रत्यय रहित है भाई। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 104 का ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 105 देखो, किस विकल्प में एला प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, यानी कि किस विकल्प के किस शब्द के पीछे एला प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। तो 105 का ऑप्शन नंबर 1 है वो सही रहेगा, कि सौतेला जो दे रखा है इसमें एला प्रत्यय नहीं है। बाकी मुच्छेला में एला प्रत्यय, क्योंकि देखो इसमें 2 मात्रा दे रखी है। धुमेला के अंदर भी 2 मात्रा, यानी कि इसमें भी एला प्रत्यय है। वनेला के अंदर भी 2 मात्रा, यानी कि इसमें भी एला प्रत्यय लगा हुआ, लेकिन सौतेला जो दे रखा है इसमें एला प्रत्यय नहीं है। तो 104 का विकल्प नंबर 1 है वो सही रहेगा, कि ये एला प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 106 देखो, किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसमें देखो आप क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, कि कारागार के अंदर है वो गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी मदद प्लस गार, याद प्लस गार, रोज प्लस गार, रोजगार, लेकिन कारागार के अंदर इसमें कोई आपके गार प्रत्यय नहीं लगा हुआ है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 106 का ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 107 देखो,
कि किस प्रत्यय में ईन प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, तो इसका आपके ऑप्शन नंबर आ जाएगा 2 कि जमीन जो लिखा हुआ है इसमें ईन प्रत्यय नहीं है, क्योंकि प्राचीन का संधि विच्छेद करोगे तो प्राच प्लस ईन प्राचीन हो गया, नव प्लस ईन नवीन हो गया, ग्राम प्लस ईन ग्रामीण हो गया। लेकिन जमीन का कोई संधि विच्छेद सार्थक संधि विच्छेद नहीं हो रहा है, तो इसमें ईन प्रत्यय नहीं रहने वाला है। तो 107 का ऑप्शन नंबर 2 है वो सही रहने वाला है कि इसमें ईन प्रत्यय नहीं है। 108 नंबर क्वेश्चन देखो, किस शब्द में हार प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, तो 108 का ऑप्शन नंबर 3 है वो सही रहेगा कि लुहार लिखा हुआ है, इसमें हार प्रत्यय नहीं है। बाकी चाखन प्लस हार हो सकता है, मारन प्लस हार, राकन प्लस हार, लेकिन लुहार जो लिखा हुआ है इसमें हार प्रत्यय नहीं है। तो 108 का ऑप्शन नंबर जो 3 दे रखा है वो सही है। इल प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, तो इल प्रत्यय युक्त शब्द किस में नहीं है, तो 109 का ऑप्शन नंबर 4 है वो सही रहेगा। फेनिल में इल प्रत्यय है, धूमिल में भी है, कुटिल में भी है, लेकिन साहिल के अंदर इल प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। तो 109 का ऑप्शन नंबर 4। 110 सरकार के द्वारा लिए गए निर्णयों को एक साथ एक से अधिक विभागों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों तक भेजा जाने वाला पत्र कहलाता है। तो इसका आपके ऑप्शन नंबर आ जाएगा 1 कि उसको कहते हैं परिपत्र, यानी कि विभाग, अधिकारियों और कर्मचारियों को एक से अधिक निर्णयों के लिए जो पत्र भेजते हैं उसे परिपत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे ऊपर दाहिनी ओर प्रकाशार्थ या प्रसारणार्थ शब्द किस पत्र में लिखा जाता है, यानी कि प्रकाशार्थ और प्रसारणार्थ शब्द किस पत्र के ऊपर लिखा जाता है, तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर आ जाएगा 4, यानी कि विज्ञप्ति अगर आप लिखते हो तो एक तो प्रकाशनार्थ और प्रसारणार्थ शब्द अंकित किए जाते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 111 का ऑप्शन नंबर 4 है वो सही रहेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 112 देखो, किस परिपत्र को अंग्रेजी में किस नाम से जाना जाता है, तो 112 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि परिपत्र यानी कि सर्कुलर हो जाएगा। 112 का ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 113 देखो कि विभाग की निर्दिष्ट सूचनाएं किस प्रारूप में अवगत करवाई जाती है, वह प्रारूप कहलाता है। तो विभाग की जो सूचना है वो अगर किसी प्रारूप के तहत अवगत करवाई जाती है तो उस प्रारूप को कहते हैं परिपत्र। क्या कहेंगे? परिपत्र। क्वेश्चन नंबर 114, सरकारी विभागों या कार्यालयों के द्वारा लिए गए निर्णय अथवा बनाए गए नियमों की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने के लिए जो पत्र लिखा जाता है वह पत्र कहलाता है। तो वो उस पत्र को हम कहते हैं विज्ञप्ति। क्या कहेंगे भाई? विज्ञप्ति। आपने देखा होगा कि अखबार के अंदर जो कभी कभी आती है ना ऐसे विज्ञप्ति की, किसी नगर निगम में कोई अगर काम वगैरह देना है ठेका प्रणाली पर, तो ऊपर लिखा होता है विज्ञप्ति, यानी कि वो जनता तक सूचना पहुंचा रही है कि अगर इस काम के कोई लायक हो तो वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि विभागों या कार्यालयों के द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं वो विज्ञप्ति के द्वारा जनता तक पहुँचाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 114 का ऑप्शन नंबर 2 आपके सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 115 देखो, निम्नलिखित में से किस विकल्प में कृत प्रत्यय नहीं है, तो 115 का ऑप्शन नंबर 4 है वो इसमें कृत प्रत्यय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 116 देखो, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कहा जाता है। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्ययों को तदित प्रत्यय कहते हैं, यानी कि 116 का ऑप्शन नंबर 1 उसे क्या कहते हैं भाई? तदित प्रत्यय के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 117 देखो, उटपटांग व घेवर किस श्रेणी के शब्द है? तो उटपटांग और घेवर शब्द जो है वो देशज प्रणाली के या देशज श्रेणी के शब्द है, यानी कि 117 का ऑप्शन नंबर 1। 118 नंबर क्वेश्चन देखो, किस खेल में प्रत्यय नहीं है, किस शब्द में प्रत्यय नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके 3, यानी कि अपमान एक ऐसा शब्द है जिसमें कोई भी प्रत्यय है वो यूज़ नहीं किया गया है। तो 118 का ऑप्शन नंबर 3 आपके सही रहने वाला है भाई। क्वेश्चन नंबर 119 देखो, किसी भी कार्यालय में उस कार्यालय के मुख्य अधिकारी के पास प्राप्त किसी प्रार्थना पत्र का जवाब देने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसे कहते हैं, तो उस पत्र को कहते हैं ज्ञापन।
हम कहते हैं ना कि भाई हमने सचिवालय में ज्ञापन दिया है, कोई हम हड़ताल वगैरह करते हैं, भूख हड़ताल वगैरह, किसी पेपर को डेट आगे बढ़ाने के लिए या विस्तृत सिलेबस देने के लिए, तो वो नेता क्या कहते हैं कि हमने आज सचिवालय में ज्ञापन प्रस्तुत किया। तो 119 का आपके ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी कि ज्ञापन। क्वेश्चन नंबर 120 देखो, कौन सा पत्र अन्य पुरुषवाचक शैली में नहीं लिखा होता है या नहीं लिखा जाता है? तो जो ज्ञापन होता है वो अन्य पुरुषवाचक शैली में नहीं लिखा जाता है, वो एक सचिव को या मुख्य सचिव को संबोधित करके लिखा जाता है। तो इसका मतलब है कि ज्ञापन जो है वो अन्य पुरुषवाचक शैली में नहीं लिखा जाता। तो 120 का ऑप्शन नंबर 2 है वो आपके सही रहने वाला है। तो ये वही चतुर्थ श्रेणी का जो कलाम अकेडमी का पेपर नंबर जो दूसरा टेस्ट नंबर था, यानी कि माइनर टेस्ट दूसरा, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। और अगर आपको ये हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और आगे दोस्तों को शेयर भी करना है ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।